अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा टुडे ओनली। क्योंकि अब्दुल्ला जो है आपको पता है कल ही शो पे छींकें वगैरह चल रही थी एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इतनी गर्मी है कि पीपल आर एक्चुअली फॉलिंग सिक। मतलब एक तो सर्दियों में इंसान बीमार होता है ना, वो एक और वजूहात होती हैं, लेकिन गर्मियों में एक लू लग जाती है, एक गर्मी चढ़ जाती है और उसके बाद एलर्जीज अलहदा हो रही होती हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ दिस हीट। इसलिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें और हम वो सारी एहतियाती तदाबीर जो है ना वो आपको दोबारा से याद दिलाएंगे। खैर हमारे मुल्क में इतनी गर्मी होती है कि हम सारों को वो रट जानी चाहिए एंड दैट इज़ हाउ आवर लाइफ शुड बी। तो आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में ही एक्चुअली शदीद गर्मी पड़ रही है और आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है वो गर्म और खुश रहेगा। और ये बात समझ आती है कि जून के महीने में गर्मी तो होगी ऑफ कोर्स, मगर ये भी हकीकत है कि कई शहरों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है और ये बात जो है ये बड़ी कंसर्निंग है और इसके बारे में हमने ज़रा डिटेल में पहले भी बात की है। और सिर्फ यही नहीं, दर्जा हरारत के मुकाबले में गर्मी महसूस होने की शिद्दत जो होती है वो कहीं ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ आपको बता दें कि मुल्क में सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था, दर्जा हरारत जो था वो सिब्बी में रिकॉर्ड किया गया है 49 डिग्रीज़। अगर 49 डिग्रीज़ सिब्बी में रिकॉर्ड किया जा रहा है तो फील्स लाइक आप सोच ही लें ऑलमोस्ट इनह्यूमन, ऑलमोस्ट कोई लगता है कि कोई दुनिया में कोई चेंज ऐसा कोई मेजर किस्म का आ रहा है कि ये जो सारी चीज़ें जिनसे हम थोड़े से यूज़ टू हो गए थे, ऑल्दो गर्मी हमें हमेशा से लगती थी, अब हमें अपना बर्दाश्त जो है ना उसका लेवल बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। नूरपुर थल में दादू में 48 डिग्रीज़, उकाड़ा, भक्कर, जैकबाबाद, सखर, खैरपुर, तुरबत में 47 डिग्रीज़ रहा टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री, 47 ज़्यादा 43 सब कम, मतलब लोअर में अभी आप ये देख लें। पेशावर में 42, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 40। दीज आर इंसेन नंबर्स बाय द वे। कराची में दर्जा हरारत जो है वो 36 और 37 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन फील्स लाइक जो है वो 40 से ऊपर है। और फिर आपको पता है कि कराची में ऑल्दो फिगर्स में अगर नंबर्स में देखें तो 36 बाकियों के कंपैरिजन में लगता है कि तुम लोगों के यहाँ तो फिर भी ठीक है। नो, ह्यूमिड लेवल जो होता है ना, ह्यूमिडिटी का लेवल, वो फिर एक और लेवल टेम्परेचर का लगना स्टार्ट हो जाता है। वो इनफैक्ट वो 40s, 45, 44। फिर ऑफ कोर्स हमारे यहाँ तो आपको पता है कि कराची में मतलब कि लिटरली नाम का ही कहीं सब्ज़ा है, कहीं ग्रीनरी है, अदरवाइज इट्स अ कॉन्क्रीट जंगल। तो दैट इन इटसेल्फ एड्स टू द प्रॉब्लम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान शहर में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। दर्जा हरारत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलने और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का मशवरा दिया है। और यही मैंने आपको याद भी दिलाना था कि प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। एक्चुअली देयर इज़ नथिंग एल्स दैट यू कैन डू अबाउट इट। अब जाके ऑब्वियसली सूरज के ऊपर आप एक काले रंग की चादर तो नहीं डाल सकते ना, कुछ नहीं कर सकते अबाउट इट। और रोज़मर्रा के कामों के लिए आपको घर से भी निकलना होगा। पीपल हैव टू गो टू देयर जॉब्स, देयर आर स्टिल सम स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन क्योंकि कुछ पेपर्स वगैरह भी हो रहे हैं। सो यंगस्टर्स को भी और वैसे प्रोफेशनल्स को भी यू स्टिल हैव टू गेट आउट ऑफ द हाउस। अब 2 महीने के लिए अपने आप को आप अंदर बंद तो नहीं कर सकते, तो एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और हाइड्रेटेड भी ग्लूकोज वगैरह कोई ऐसी चीज़, कोई लेमन, कोई थोड़ा सा नमक पानी में डाल के मतलब वो ज़रूर आप करें। दिन का आगाज़ आप इस तरह करें और माइंडफुल रहें दैट यू हैव टू डू दैट। फ्रूट्स वो खाएं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है और आज तो भरमार है आजकल फ्रूट्स की। मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले तो आम की तरफ ही दिमाग जाता है, लेकिन आम के अलावा जैसे तरबूज वगैरह है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, हैव दैट। मतलब तरबूज का तो आप ऐसा करें कि शरबत आप पी लें। तो इस पूरे हफ्ते में कराची में एक हीट वेव की वार्निंग जो है वो भी दी गई है पहले। और आई गेस यू नो द वार्निंग कम्स फ्रॉम विद इन, द बॉडी टेल्स यू दैट इट इज़ हॉटर देन नॉर्मल। तो वो थोड़ा सा अपने आप को आप समझें, अपने आप को आप सुने। अगर आपको लग रहा है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, कि आज हमें ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, तो वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा लग रही होगी। लिसन टू योर बॉडी एंड हाइड्रेट योर सेल्फ। अच्छा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स एज वेल। उनीबा ज़मीर शाह ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, उमे फरवा ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। अच्छा, वैसे कराची लाहौर का मुकाबला रहता है, गर्मी में भी रहता है कि किसकी ज़्यादा गर्मी है, नॉट दैट इस पर किसी को कोई मेडल मिलना है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद कराची सिंस आई एम सिटिंग हियर। उनीबा, हीट वेव का एक वार्निंग दी गई थी और एक्चुअली हमें वो फील हो रही है। आप बताएं कि बात ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि फील्स लाइक में अगर हम निकल जाएं
Body tells us it's almost touching 50. बिल्कुल हुमा, कराची में 12 जून तक हीट वेव का खदशा मौजूद है। और अगर मैं कहूँ कि जून जो है वो एक्चुअली जून की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि आमतौर पर मई और जून के महीने जो हैं वो गर्म महीनों में शुमार होते हैं और हीट वेव्स इसमें आती रहती है। अभी जो टेम्परेचर है इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप बिलीव नहीं करेंगी हुमा, जो फील लाइक जा रहा है ना वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। लाइक आप जो दर्जा हरारत है वो मामूल से, जो असल से दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। आज जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। और अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा तो 48 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पहुंच सकता है, फील लाइक। तो हम कराची के साथ पता मसला क्या है, ये कोस्टल सिटी है, यहाँ पे हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल, ये ह्यूमिड हवा वैसे तो कराची के मौसम को मुतदिल रखती है, लेकिन जब हीट वेव होती है तो बिल्कुल, जब हीट वेव होती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, बट जो ह्यूमिडिटी है ना फैक्टर, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। दिन में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 50% से ज़ायद रहता है। इस दौरान क्या होता है, आपने भी फील किया होगा हुमा कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है और आप बहुत ज़्यादा घुटन और हब्स महसूस होता है। तो कराची में इन दिनों मौसम कुछ ऐसा ही रहता है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी हैरान हूँ, क्योंकि आज कहा गया था कि दर्जा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, लेकिन सुबह का आगाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हुआ है। कराची में सब धूप नहीं है, क्लाउड कवर है, थोड़ा सा बादल आए हुए हैं और ये समंदरी बादल हैं, क्योंकि आज कहा उनीबा बात ये है, बिल्कुल आपने अच्छा बादलों का मेंशन किया है, खुले में खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। थोड़ा सा क्लाउड कवर हमें भी नजर आ रहा है। हाउएवर आपको देखने से लगता है कि शायद बेहतर टेम्परेचर हो जाना चाहिए और मौसम चूंकि धूप उस तरह नहीं है वो ऑलमोस्ट धोखे के जुमरे में आ जाता है, बिकॉज धूप ना होने के बावजूद वो ह्यूमिड इतना है, इतना वो आपको पसीना आया होता है और वो खुश्क भी नहीं हो रहा होता, बिकॉज वो जो हवा है आपके इर्द गिर्द वो भी गीली है, वो नमी है उस हवा में। उनीबा, आई विल कम टू यू, बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ हैं इस वक्त, और मुझे इर्द गिर्द आपके कुछ ग्रीनरी कुछ खास वैसे नज़र नहीं आ रही, बट आई विल स्टिल आस्क यू। हाउएवर उम्मे फरवा, आपको लगता है कहीं छाँव मिल ही गई है? जी बिल्कुल हुमा, मुझे तो छाँव मिल गई है, क्योंकि मैं तो माल रोड पे खड़ी हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ दरख्त नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव के बारे में, और चंद सालों से हीट वेव का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हुआ है। और लाहौर में तो हीट वेव जैसे ही वेदर चेंज हुआ है मुसलसल कई मरतबा आ चुकी है और अभी भी हीट वेव है। अगर कल का हम सिर्फ दर्जा हरारत देखें तो 44 गया और आज 45 जाएगा, लेकिन फील 46 तक गई। और आप जिस तरह से खुद कह रही थी कि 50 तक फील जो है वो आती रही है, तो लाहौर के अंदर भी यही सूरत हाल है। और इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि हीट वेव इस वजह से हो रही हैं, एक तो दरख्त नहीं लग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं। दरख्त उस तरह से जो SOPs होते हैं कि जब आप दरख्त काटते हैं तो कोई सोसाइटी बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द इतने एकड़ ज़मीन के ऊपर आपने दरख्त लगाने, वो नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह से बुलंद और ऊंची इमारतें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, वो भी कंक्रीट की। गाड़ियों का धुआं बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हीट वेव बनने का सबब बन रही हैं। एक तरफ जहां हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमें इन चीज़ों को भी देखना है। एब्सोल्युटली उम्मे फरवा, लेकिन ये बड़ी कंसर्निंग बात है, खासतौर पे ये तो हमें कराची से भी ये कंप्लेंट है और अब आप लाहौर का भी बता रही हैं, जहां से हम ये शायद ना एक्सपेक्ट करें कि अगर नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन ही रही हैं, वी अंडरस्टैंड कि बहुत सा दरख्त वगैरह उसके लिए आपको निकालने पड़ते हैं, तो क्यों कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्यों इन लोगों के NOCs वगैरह कैंसिल नहीं होते अगर ये SOPs फॉलो नहीं कर रहे? ये सारी चीज़ें आपको, ये पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो आप आगे जाएंगे। तो इनको कैसे NOCs मिल जाते हैं कि येस कैरी ऑन विद योर वर्क, वेयर एज आपको जितने आप दरख्त उतार रहे हैं उससे डबल तो आपको लगाने चाहिए? जी बिल्कुल हुमा, इसी तरह से है कि ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की जानिब से जब किसी को NOC मिलता है ना सोसाइटी को, तो उनको कहा जाता है कि 7% आप पौधे लगाएंगे तो देन आप सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो वो एग्रीमेंट कर देते हैं कि जी ठीक है हम तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। और यही वजह है कि पहले हम लाहौर को कहते थे एक महदूद हद तक है, अब लाहौर की अगर आप आबादी देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। उसकी वजह है कि लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी सोसाइटीज़ बन गई हैं, लेकिन अगर आप उसके सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको ग्रीनरी या दरख्त बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात ने ये इंकशाफ किया है
कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची समेत हर साल यहाँ पे दर्जा हरारत और गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, वो उसकी परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है कि जो 2030 तक बढ़नी थी वो अब ही बढ़ चुकी है। और 2050 में ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची ये वो शहर होंगे जो दुनिया के गर्म तरीन शहरों में इनका शुमार होगा। हम एक तरफ बात करते हैं ना कि गंदगी में, आलूदगी में ये लोग नंबर 1 पर हैं, लेकिन आइंदा चंद सालों के अंदर आप ये दुनिया के गर्म तरीन शहरों में इनको देखेंगे। बिल्कुल, इंडिकेटर्स आर ऑल देयर। हमने ऐसे ठोस इक़दाम किए हैं और मौसर इक़दाम भी नहीं है। ये तो बड़ी इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर वेरी राइट कि इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं और ये फोरकास्ट और वार्निंग्स हैं फॉर ऑल द टाइम्स टू कम कि हमारे यहाँ गर्मी जो है वो बढ़ रही है। कमिंग बैक टू यू उनीबा, आप इस वक्त किधर हैं? और मैं आप दोनों को देख रही हूँ और इन कंपैरिजन आप उनीबा लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा बेहतर मौसम में खड़ी हैं, ऑल्दो हमें पता है कि ये धोखा है बिकॉज इस वक्त क्लाउड कवर थोड़ा सा है, अदरवाइज इट इज़ वेरी हॉट, इट्स बर्निंग। तो उनीबा आप बताएं किधर है और कोई ग्रीनरी आप इर्द गिर्द देख सकती हैं या आपको बस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है? हुमा, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कराची का जो वाहिद ऑक्सीजन हब है ना, वहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। यानी मलीर का ये इलाका है, ये वैसे तो शहरी मलीर है। अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा अंदर जाती हूँ तो यहाँ पे देही मलीर का इलाका शुरू हो जाता है और इतने बड़े कराची का ये वाहिद ऑक्सीजन हब है जो कराची के मौसम को मेंटेन कर रहा है, जो कराची को ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। जैसे आप लाहौर से भी सुन रही थी कि दरख्तों को काटा जा रहा है, तो कराची में भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं और हर बार यही कहा जाता है कि अगर कोई एक दरख्त उस तरक्याती मंसूबे में काटा जाएगा या निकाला जाएगा तो उसकी जगह 4 लगाए जाएंगे और ये सब एग्रीमेंट का हिस्सा होता है। मेरे ख्याल से ये फ़ाइलों तक ही महदूद रहता है, क्योंकि अगर कराची का ग्रीन कवर बढ़ रहा होता तो जो अर्बन फॉरेस्ट के बानी है शहजाद कुरैशी, वो अपना जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू तज्जिया देते हैं, वो कहते हैं कि कराची का जो ग्रीन कवर है वो तकरीबन 1% से भी कम रह चुका है। बहुत ही कम है कराची का ग्रीन कवर। अगर इतने ज़्यादा एक की जगह 4 दरख्त लग रहे होते हैं तो ग्रीन कवर हमारा अब जा रहा होता है। और अगर आप कहते हैं कि अगर कुछ बेहतर एक माहौल चाहिए तो आपको तकरीबन 25% के करीब ग्रीन कवर करना होगा और हमने माहौल को एक अलग तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये माहौल ही एक्चुअली लाइफ है, ये जिंदगी की बका है। इसको ये बड़ी अफसोस की बात है उनीबा, ये बड़ी अफसोस की बात है कि बका का जरिया है। हमारे सिटी प्लानर्स, हमारे डिसीजन मेकर्स की ये प्रायोरिटी नहीं है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। बट अब तो अफसोस भी इस पे नहीं होता, इट्स नॉट अ सैड थिंग, इट्स एन अलार्मिंग थिंग कि आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि फॉर ऑल द बिल्डिंग्स एंड द मॉल्स एंड वॉट एवर कंस्ट्रक्शन जो सारी हो रही है इन सारे शहरों में, अगर आपका ग्रीन कवर ही नहीं होगा तो आपने आगे जाके करना कि ये ज़रूरत है फ्रॉम राइट नाउ एंड फॉर द वेरी नियर फ्यूचर एज वेल। अब इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही तो व्हाट एक्सपेक्टेशन कैन वी कीप। बहुत शुक्रिया उमे फरवा एंड उनीबा, प्लीज़ जाएँ कोई छाँव ढूंढें और अपने आप को हाइड्रेट करें, बल्कि थोड़ी देर के लिए भी कोई बाहर निकले उसके बाद कोई 2-3 ग्लास पानी के तो ज़रूर पी ले, बिकॉज यू नीड टू रिप्लेनिश दैट हाइड्रेशन इन योर बॉडी। अच्छा, वाइल वी वर टॉकिंग टू देम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी मेट हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज हम ये ट्रेंड जो हैं, ये जो ट्रेंड है हम ये समझना चाहते हैं कि ये किधर बात जा रही है। मतलब एक हीट वेव सिचुएशन बनी हुई है एंड टेम्परेचर्स आर ओनली गोइंग टू गो अप। While we wait for डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, लेट मी टेक यू टू सक्खर और वहाँ के क्या हालात हैं आपको बताते हैं। यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं गर्मी के क्या हालात हैं सक्खर में। जी बिल्कुल, सक्खर शहर और इसके मुदाफ़ाती इलाके इन दिनों शदीद तरीन गर्मी की लपेट में हैं। गर्मी की शिद्दत बरकरार है, सुबह से ही गर्मी की शिद्दत का एहसास होने लगता है और जब सूरज निकलता है और वक्त ढलता है तो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली जाती है। कड़ी धूप का राज रहता है और अगर थोड़ी बहुत हवाएं चल भी जाएं तो वो लू की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिससे शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और यही वजह है कि ख़ास दोपहर के वक्त शहरी बिला ज़रूरत घरों से नहीं निकलते हैं। और गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही सेप्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो तेज़ आंधी और तूफ़ान आया उसके बाइस सक्खर और लाड़काना रीजन में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पे दरहम बरहम हो गया था। सक्खर रीजन में 2
हाई वोल्टेज पोल्स ऐसे हैं जो गिरे थे, जिनकी तनसीब का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी वजह से सक्खर में मुतबादिल तरीके से बिजली सप्लाई की जा रही है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा है। सेप्को चीफ के मुताबिक लाड़काना रीजन में जो 16 पुल गिरे थे, उनकी तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है और वहां पे गुज़िश्ता रोज से मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई है। मतलब मैं आपकी ये बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी, आपकी बातें सुन के ना, देख के टीवी के थ्रू अगर किसी को गर्मी लग सकती है तो वो लग रही थी। और ख़ास तौर पे आई थिंक इट इज़ सो क्रिमिनल कि पहले एक तो कुदरती एक इतनी गर्मी, और कुदरती क्या, ये थोड़ा सा मैन मेड भी इसमें फ्लेवर इसलिए है क्योंकि हम वही वाली बात है कि जितना सब्ज़ा हम ग्रीनरी कम करेंगे वो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा फील भी होगी। और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट ऑल लोड शेडिंग का होना, इसके बारे में खैर इंसान क्या कह सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी मेट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक ही दफ़ा बता दें कि ये इज़ दिस द वर्स्ट दैट वी आर सीइंग दिस समर, या इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा? जी बहुत शुक्रिया। जाहिर है जब समर सीजन प्रोसीड करेगा तो उससे टेम्परेचर तो राइज होते हैं, लेकिन जून का महीना ही सबसे ज़्यादा हॉट होता है। उसके बाद जब मॉनसून सेटअप हो जाता है तो फिर टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है, लेकिन फिर हब शुरू हो जाता है। राइट। अभी तो ड्राई हीट हम फील कर रहे हैं और आज के दिन तक जो है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर, और आज यानी गर्म रहेगा मौसम पूरे पाकिस्तान में। कल आफ्टरनून से जो है एक वेस्टर्ली वेव एंटर हो रही है पाकिस्तान में, जिससे कि 11 यानी कल और 12 और 13 तक जो है ये प्रिवेल करेगी, और इससे जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री है वो अफेक्ट होगा, जिसमें गुजरांवाला, लाहौर, नॉर्थ ईस्ट पंजाब, कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अपर केपी और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान अफेक्ट होंगे। पोठवा रीजन में भी, इस्लामाबाद में भी टच करेगी। इसके ज़ेरे असर जो ये इलाके मैंने बताए, यहाँ पे तो टेम्परेचर काफी डाउन होंगे, लेकिन जो हमारे सदर्न पार्ट है उसमें जो गर्मी है वो जरा उसको ब्रेक लग जाएगी और थोड़ा सा बेहतर होगा मौसम। हीट वेव आज मैक्सिमम होगी, उसके बाद फिर कल से ये इंशाल्लाह थोड़ी रुक जाएगी। चलिए दैट इज, हम इसको अच्छी खबरों में ही लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त तो लगता है इससे ज़्यादा हुआ कुछ तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बर्दाश्त करना। ये बताएं कि अब कराची के हवाले से कल से भी और आज भी हमने देखा है सुबह कि एक क्लाउड कवर सा है, एक ग्रे किस्म का, जैसे सूरज के ऊपर एक चादर सी डली हो। गर्मी बिल्कुल उसी तरह है लेकिन धूप उस तरह नहीं है। ये क्या मौसम है, ये क्या बन रहा है? एक्चुअली जो कोस्टल एरियाज है उसका ये पेक्यूलियर वेदर इस तरह से होता है। इसमें होता ये है कि जो ह्यूमिडिटी है, क्योंकि अरेबियन सी से करंट जो है वो लैंड की तरफ आ रहे हैं और इससे ह्यूमिडिटी में इजाफा हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी अभी 50% से ऊपर चल रही है। तो ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होती है तो वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो जाते हैं पार्टिकल्स, डस्ट भी और मॉइस्चर भी, और इसी वजह से जो है आपको गर्मी फील भी ज्यादा होती है, क्योंकि सनट्री एनवायरनमेंट हो चुका होता है और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फील लाइक टेम्परेचर जो है वो 6 से 8 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर से ज्यादा महसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा सा ब्रीफली अगर फिनोमेना है आप एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज अगर शायद समझ आ जाए तो बर्दाश्त भी हम कर लें। कोस्टल एरियाज में तो बड़ा टेम्परेट किस्म का मौसम रहता था, ना कभी ज़्यादा ठंड हुई ना कभी ज़्यादा गर्मी हुई। मतलब एक ट्रेडिशनली अगर दुनिया में देखा जाए कि दैट इज़ वाई कोस्टल एरियाज आर वेरी पॉपुलर फॉर टूरिस्ट ऑल्सो, और बड़ा अच्छा एक ही टाइप का मौसम रहता है। बट ये भी एक चीज़ जो है वो ये वर्ल्ड ओवर ये बदल गई है। अब तो गर्मी की एक और एक्सट्रीम होती है, और जब ठंड पड़ती है, चले बहुत ठंड नहीं होती लेकिन बेहतर, मतलब ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है ठंड देन बिफोर। तो ये दोनों साइडों से एक्सट्रीम्स हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्सट्रीम तो अब विद द चेंजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम में इजाफा हो गया है, और चाहे वो बारिश हो या दर्जा हरारत हो, इन दोनों में की एक्सट्रीम्स में इजाफा हो गया। और क्लाइमेट चेंज ने एक्चुअली किया क्या है कि जो मीन क्लाइमेट है, मीन एटमॉस्फेयर है, यानी एवरेज एटमॉस्फेयर, उसके अंदर तब्दीली लाके उसको बहुत एक्सट्रीम्स की तरफ कर दिया, यानी उसकी वेरिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। यही मेन क्लाइमेट चेंज है। अगर आप उसका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो आपको इतना तब्दीली नहीं नजर आएगी, लेकिन जब आप एक्सट्रीम पे जाएंगे तो उनकी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोई बारिश का जिक्र किया अभी तक? अगर नहीं किया तो प्लीज़ बता दें कि बारिश, चलें हम कराची की बात तो नहीं कर रहे, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ बारिशें होती हैं, और ख़ास तौर पे जब बहुत गर्मी पड़ती है तो एकदम से एक झक्कड़ और वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो बारिश भी हो जाती है और उसके बाद भी फिर गर्मी कंटिन्यू करती है। बट ऐसा कुछ पैटर्न आप देख रहे हैं?
जी, अभी मैंने शुरू में बताया कि जैसे कल से एक वेदर पैटर्न एंटर हो रहा है पाकिस्तान में, कल आफ्टरनून से, जो 11, 12 और 13 तक प्रीवेल करेगा, और उससे नॉर्दर्न हाफ में तो कुछ बारिशें होंगी, आइसोलेटेड हैवी फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान का, वहाँ पे तेज आंधी और हवा और झक्कड़ चल सकते हैं। चलें, दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर देम। को थोड़ी सी रिलीफ तो कहीं ना कहीं से आए और किसी ना किसी को तो ज़रूर मिले। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेचुरली जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, मैं भी आप ही की तरह हूँ। आई वुड लव कि कोई हमें वादे करके जाए कि जी मौसम जो है ना वो परसों बहुत बेहतर होने वाला है, लेकिन यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा। इन दिस वी हैव टू सफ़र दिस। और जून में तो हमें वैसे ही ना वो जिसको कहते हैं ना पेटी कस लो, क्योंकि ये मौसम तो रहना ही है, कुछ नहीं किया जा सकता। एंड वी हैव टू वेट फॉर मानसून्स। अच्छा जी, ये बात भी सच है और बिल्कुल सच कहते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और वही तहरीक इंसाफ जिसके जलसों में मौलाना फजल रहमान को ना जाने किन किन खताबात से नवाजा जाता था, आज वही तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के दर पर हाज़िरी देने पर मजबूर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मौलाना से मिलने पीर की रात खुद चलकर मुफ्ती महमूद मरकज़ पहुँचे। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 2 हफ्तों में सुहेल आफरीदी की मौलाना से ये दूसरी मुलाकात थी। तहरीक इंसाफ 2-2.5 साल से मौलाना फजल रहमान की हिमायत हासिल करने की कोशिशें कर रही है और हम आपको ये रिपोर्ट भी करते रहे हैं। पहले PTI रहनुमा असद कैसर मौलाना के साथ सियासी दोस्ती की काफ़ी कोशिशें करते रहे और कई मुलाकातें भी हुई और हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर आगे चलने की बातें भी हुई, लेकिन मौलाना PTI की किसी एहतजाजी मुहिम का हिस्सा बनने से दूर रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ है कि मौलाना से मुलाकात का मकसद सूबाई हकूक़ से मुतालिक बातचीत करना था ताकि मिलकर आवाज़ जो है वो उठाई जा सके। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था, सुने। हमारे यहाँ आने का सूबाई हकूक़ जितने भी हमारे सूबे के मसाइल हैं उनके बारे में तफसीली बातचीत करना, उन पर इत्फाक़ राय पैदा करना, ये हमारा मकसद था। इन सूबाई हकूक़ में सबसे पहले हमारा NFC का जो शेयर है, जो मुसलसल 8 सालों से खैबर पख्तूनख्वा के साथ वफाक सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है और जो NFC शेयर हर साल तकसीम होता है वो गैर आईनी है। हमारे जो मुसलसल गंदम को रोका जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से, उस पर बातचीत हुई। ये आर्टिकल 151 की कुल्ली खिलाफ वर्जी है, ये गैर आईनी काम हो रहा है जो हमारे गंदम को रोका जा रहा है। आर्टिकल 158 आइन का वो साफ साफ कहता है कि जो सूबा भी गैस प्रोड्यूस करता है उस सूबे का हक है कि वो ये गैस पहले ख़ुद इस्तेमाल करे, जब इससे इजाफी हो तो वो बाकी पाकिस्तान में दे। हमारा सूबा 500 MMCFD गैस प्रोड्यूस करता है और हमारी कंजम्पशन सिर्फ जो है 150 MMCFD है। बाकी जो 350 MMCFD है ये पूरे पाकिस्तान में हम दे रहे हैं। लेकिन वफाक की तरफ से गैस की बंदिश, ये खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है जो मुसलसल हो रहा है। जायज़ ग्रीवेंसेस हैं और अगर इनको लगता है कि ये इस पे बात होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए, तो डेफिनेटली दे शुड बी लुकिंग एट अलायंसेस। हाउएवर आपको ये भी याद दिला दें कि आम तासुर ये है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक़ एक ही शहर से है और अली अमीन गंडापुर मौलाना के साथ किसी सियासी ताल्लुक़ के शदीद ख़िलाफ़ थे। कई कोशिशों के बावजूद दोनों जमातों में दूरियाँ जो थीं वो कायम रहीं। सुहेल आफरीदी हाउएवर उनका मामला कुछ और है और शायद यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान कल की मुलाकात पर काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए और मौलाना ने सूबे के हकूक़ पर सुहेल आफरीदी का मुकम्मल साथ देने का वादा भी किया, लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर किसी एहतजाजी तहरीक चलाने के मामले में मौलाना का जवाब जो था इनफैक्ट काफ़ी खासा दिलचस्प था। सुने। हमने सूबे की सियासत करनी है ताकि खुद मुख्तारी के हवाले से जो मेरे सूबे के हुकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलकर काम कर सकें और वफाक की सतह पर हम तमाम पार्टियों के साथ रब्ता करके ये उमूर जो हमारे मुल्क के हैं और जिसको आज मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पर हम यकजहती पैदा करने की एक कोशिश तो करें। मुनासिब ये बताएं कि जिन उमूर पर आप दोनों जमातों का या हुकूमत का इत्तफाक हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या पार्लियामेंट की सतह पर होगा?
पार्लियामेंट की सतह पर होगा, दोनों जमातों के दरमियान होगा, और क्या दोनों जमातें सड़कों पर आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं तो आप वन्नास पे खड़े होकर सवाल करते हैं। तो हमें कुछ तो सफ़र करने दें। आज हम बैठे हैं, अभी हम सूरत फातिहा में खड़े हैं। बेसिकली सेइंग गिव इट टाइम। तो अभी तो बातचीत जो है वो शुरू ही हुई है। साथ ही आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा मुश्किलात की कई वजूहात रही होंगी, लेकिन PTI की सोलो परवास करने और सियासी इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी तक ले जाने की सोच ने भी पार्टी की मुश्किलात जो हैं वो ओवर द ईयर्स बढ़ाई हैं। और अब लगता यही है कि मौलाना से होने वाली हालिया मुलाकातों पर सुहेल आफरीदी ने यकीनन इमरान खान को भी एतमाद में लिया ही होगा, और तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मामला जो हैं वो आगे कैसे चलते हैं वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। इन द मीन टाइम आपको पता है कि अंदर की बात भी हमें जानना ज़रूरी होती है, और हमें जानने से ज़्यादा आपको बताना बहुत ज़रूरी होती है। सो वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट विद अस। रसूल दावर ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रसूल दावर, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मौलाना फजल रहमान के पास जाना नेचुरली बड़ी दिलचस्प ये पेशरफ्त है। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? हमें इतला दी गई कि मौलाना फजल रहमान के पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए हुए हैं, तो इस हवाले से बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग होगी। हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान गुफ्तगू हो चुकी थी, और साथ साथ उन्होंने इकट्ठे खाना भी खाया, गपशप भी लगी थी। जब बाहर निकल के उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी तो उस दौरान सवालात भी हुए। तो ये जो उनकी मुलाकात है उनके पास, यानी मौलाना फजल रहमान के पास जाना और उससे मुलाकात करना, यकीनन ये अहम पेशरफ्त है दोनों पार्टियों के दरमियान। एक तो इससे कोशिश करते हैं दोनों पार्टियां कि वो वफाक पर भी थोड़ा सा प्रेशर डाले। दोनों पार्टियों का ये मफाद है कि उनका जो स्टांस है उसको सुना जाए, उसको वज़न दिया जाए। इस मुलाकात में हमें बताया गया कि इसमें उन्होंने ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जो हकूक़ है, जो वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रुकूम है, उस हवाले से उन पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। ख़ुसूसन जो बिजली का खालिस मुनाफा है, और इसके अलावा पंजाब से गंदम सप्लाई पर पाबंदी है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ इशूज़ पर उन्होंने इत्तिफ़ाक़ किया और बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में उनकी तफसीलात का ज़िक्र किया। जी, डेफिनेट जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और इस पे वो चाहेंगे कि जितने आवाज़ें उठें दैट शुड मेक अ पॉजिटिव इफेक्ट। रसूल दावर, ये बताएं कि मौलाना का एक सख्त मौक़िफ़ रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन का समझना है कि अली अमीन गंडापुर से हल्के की सियासी तलखी की वजह से मौलाना के इख्तलाफात जो थे वो उस वक्त ज़्यादा थे। तो अब ऐसा सीन नहीं है। क्या सुहेल आफरीदी के आने के बाद तहरीक इंसाफ JUI ताल्लुकात जो हैं उनमें आपको लगता है कि बेहतरी आई है? यकीनन PTI के हवाले से ख़ुसूसन साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का जो लहजा होता था या जो उनका अंदाज़ होता था वो इंतहाई सख्त होता था। वजह उनकी ये थी कि एक ही हल्के से दोनों का ताल्लुक़ था डेरा इस्माइल ख़ान से, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, उसका ताल्लुक़ कबायली ज़िला खैबर से है। तो एक तो ये वजह भी है कि उनसे दूरी की एक वजह है, दूसरी ये कि उनको डायरेक्ट सुहेल अफरीदी से कोई ख़तरा या कोई मौलाना फजल रहमान को कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। उसके लिए अगर सियासी तौर पर कोई ख़तरा या मुश्किल पेश आ सकती है तो यकीनन वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से, तो इस वजह से इनकी जो कुर्बत है वो अब बढ़ रही है। दूसरी ये कि इस मुलाकात में जो पहल की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहल इसलिए की है कि एक तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो उनकी अपनी नाराज़गियाँ है पार्टी के अंदर, और इस वक्त कुछ हद तक दबाव भी है, तो उस दबाव को कम करने के लिए। दूसरी ये कि वफाक पर दबाव डालने के लिए, चूँकि जब से ये मौजूदा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आए हुए हैं तब से वो कभी वज़ीर आज़म को ख़त लिखते हैं, कभी जो हमारे अदलिया है उनको खतूत लिखते हैं, और कभी मुख्तलिफ़ महकमे को खतूत लिखते हैं, मुलाकात के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वो एग्रेसिव जो इससे कबल अली अमीन गंडापुर का तरीक़ाकार था, जो इस्लामाबाद जाते थे और फिर बाकायदा वहाँ पे लाठीचार्ज होती थी, गिरफ्तारियाँ होती थी, उस तरह का सियासत मौजूदा वज़ीर आला नहीं कर रहे हैं। वो
कुछ कानूनी, आईनी और इसी तरह बैठ के बात करने वाली और जरगा और इसी तरह की यानी जो उसकी कबायली रिवायात है उसके से मुतालिक कोशिश करते हैं कि वो अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात भी करें और अपनी जो पार्टी है उसके लाइन के मुताबिक यहाँ पे हुकूमत भी चला सके। दोनों वज़ीर आला में वैसे भी काफ़ी फ़र्क है और पीपल स्किल्स भी बड़े मुख्तलिफ दोनों की हैं, वो बड़ी क्लियरली अब नज़र भी आ रहा है। रसूल दावर, पीटीआई दीगर जमातों के साथ तो ऑब्वियसली राब्ते कर ले, लेकिन अपना हाउस ऑर्डर में रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग की खबरें थीं, बल्कि अभी भी हैं, व्हाट्सएप पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे थे, बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी, 20 से 30 लॉ मेकर्स जो थे, इस किस्म की भी खबरें आई हैं कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ बिट ऑफ ए फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर आप इसको कहना चाहें। क्या ये सारे मामले जो हैं, मामलात जो हैं, ये मैनेज हो गए? यकीनन पीटीआई की जो क़यादत है वो इस वक्त JUI के पास पहुंच गई है। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला के पास और इससे कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इनकी मुलाकातें हो चुकी थी। तो इन तमाम मुलाकातों को इस पैराए में देखा जा रहा है कि जो मौजूदा वज़ीर आला है वो उनकी कोशिश है कि यानी एक तरफ पीपल पार्टी के साथ वो ताल्लुकात इस्तेवार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ JUI के साथ। तो उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में तो असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी इनके कारकुनान के दरमियान वो जो दुरिया है या जो इख्तिलाफात थी या सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंज़ व तनकीद थी, उसमें कमी ज़रूर इससे आएगी। लेकिन ये अहम बात है कि जो नाराज़ अरकान है ख़ुद PTI के, उनसे मेरी ख़ुद जो साबिक़ स्पीकर थे मुश्ताक गनी साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि हम 30 तक लोग हैं और हमारा एक ही मुतालबा है। वो कह रहे हैं कि जो रिहाई तहरीक से मुतालिक हमें तारीख़ दिया जाए, ये उसका 1 पॉइंट एजेंडा है। तो साथ साथ जब यही बात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछी गई तो उन्होंने अपने वालिद साहब का मिसाल भी दिया। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर हुआ करते थे तो हम उससे नाराज़ होते थे ताकि वो हमें ज़्यादा चीज़ें साथ लेकर आए। तो उन्होंने कहा बजट के दिन है तो ये MPA साहिबान जो नाराज़गी का इजहार करते हैं, ये कोई बगावत नहीं है, ये फ़ंड्स ज़्यादा लेने के लिए, प्रोजेक्ट ज़्यादा लेने के लिए नाराज़गी का इजहार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी चेयरमैन की वजह से हूँ, जब तक उसका हाथ है मेरे सर पर, ये तमाम MPAs मेरे साथ खड़े होंगे, बजट भी पास करेंगे और बाकी भी कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। तो यकीनन एक तरफ JUI और PTI के क़यादत के दरमियान जो राब्ते हैं वो हो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पीपल पार्टी के साथ और इसी तरह वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ। लेकिन इन तमाम मुलाकातों पर यही नाराज़ अरकान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं। वो कहते पार्लिमानी पार्टी से न तो इजाज़त ली है और न इसके अलावा किसी फ़ोरम ने इसकी इजाज़त दी है, वो किस हैसियत से इसमें। लेकिन हमने देखा कि इस मुलाकात में जो सीनियर मेंबरान थे, असद कैसर साहब थे, इसके अलावा जो बाकी सीनियर मेंबरान थे, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब थे, वो भी मौजूद थे। तो यकीनन ये एक नई डेवलपमेंट ज़रूर है खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर और दोनों पार्टियों के दरमियान कुर्बत और इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो हम आहंगी है सूबे के मसाइल के हवाले से, ख़ुसूसन सूबे के हकूक़ के हवाले से, वो इस वक्त झलक रही है। जी, इंटरेस्टिंग, बड़ी आपने इनसाइड डिटेल दी है रसूल दावर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बातों से, मतलब पहले हम मौसम के हाल पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि KP में सियासी माहौल जो है वो बहुत ही गर्म है, तो लिहाजा डबल ट्रबल हो गया, गर्मी भी बहुत पड़ रही है और ये सब कुछ भी हो रहा है। विच रिमाइंड्स मी, लेट अस टेक यू टू हैदराबाद और ज़रा आपको आंखों देखा हाल हम बताना चाहते हैं कि गर्मी किधर पहुंची हुई है और लोग मैनेज किस तरह कर रहे हैं, बिकॉज ये मैनेजमेंट वाली बात है। अली नईम हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम हैदराबाद। ओवर टू यू अली। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है और जो गर्मी महसूस की जा रही है वो 50 से 51 और 52 डिग्री सेंटीग्रेड की है। इस शदीद गर्मी के मौसम में शहरी भी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। सड़कों के ऊपर दिन के औकात में मामूल से कम ट्रैफिक नजर आ रहा है। इस शदीद गर्म मौसम में भी कुछ इलाकों के अंदर कुछ फीडर्स के ऊपर 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस शदीद गर्मी के मौसम में शहरी नहरों का रुख करते हैं।
और इस नहरों के अंदर जाकर भी लोग गर्मी से बचने के लिए नहाते हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि जो लोग भी घरों से बाहर निकलें वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, चश्मों का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें, कैप्स का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और जहाँ कहीं भी चक्कर आते हुए महसूस हों तो फौरी तौर पर किसी सायेदार जगह को तलाश करें और वहाँ पर बैठ के अपने बॉडी को नॉर्मलाइज करें। हैदराबाद के अंदर इस वक्त शदीद गर्मी से बचने के लिए लोग एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और कहीं भी इस वक्त सुकून नाम की चीज़ नहीं है। उफ अली नहीं मोबाइल यू वर रिपोर्टिंग, मुझे तो आपको भी देख के ज़रा परेशानी हो रही थी। प्लीज़ जाएं किसी छाँव में जाके आप भी खड़े हों बिकॉज धूप शदीद है। एक चीज़ हम क्यों भूल जाते हैं कहना कि छतरी का इस्तेमाल करें। वो काले रंग की पुराने ज़माने की छतरियाँ दे वर देयर फॉर अ पर्पस, प्लीज़ ब्रिंग देम आउट एंड यूज़ देम। और कोई बचाव नहीं हो सकता, या तो घरों में छुप के बैठ जाए। अच्छा जी, एक तो पिछले घंटे हमने गर्मी की सूरत हाल पे हालांकि बात क्या करने की ज़रूरत हो क्योंकि गर्मी तो हर जगह पड़ रही है और हर किसी को बड़ी अच्छी महसूस भी हो रही है। और इस वक्त माशाल्लाह थोड़ा सा इंडिकेटर हमारे अपने स्टूडियो में भी है। पता है हो क्या रहा है इस गर्मी की वजह से, लॉट ऑफ द AC सिस्टम्स जो एयर कंडीशनिंग दे आर ऑल्सो फॉलिंग फ्लैट। इतनी गर्मी है कि इनके आउटर्स भी ख़राब हो रहे हैं और मतलब एक मेहम सी सिचुएशन है हर जगह। यकीनन आपको अपने घरों से भी पता ही होगा बिकॉज आपको पता है कि इतनी गर्मी को संभालने के लिए देयर इज़ नथिंग अप्रोप्रिएट जो इस्तेमाल हो। ACs भी जो दे आर कॉन्किंग आउट। इन एनी केस लेट्स टॉक अबाउट द ईरान US वॉर, क्योंकि अब इसको सीज़ फायर कहने कुछ समझ नहीं आ रही कि अब ये सीज़ फायर है भी कि नहीं है। एंड व्हाट डज़ द सीज़ फायर एक्चुअली मीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान वही हो रहा है जो 1.5-2 महीने से जारी है और एक लम्हे उम्मीद बनने लगती है कि तनाज़ा जो है वो शायद अब हल होने जा रहा है, लेकिन फिर अचानक हालात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। और कल ईरान की जानिब से अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बाद सूरत हाल जो है वो एक बार फिर यकसर बदल गई। अमरीकी अफवाज ने रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले अपने दिफा में किए गए और हमले अमरीकी फ़ौजी अपाची हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में सदर ट्रंप की हिदायत पर किए गए और कार्रवाई जो है वो मुतनासिब अंदाज से की गई। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सरीक में मिज़ाइल हमला हुआ और पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुतासर हुआ है। ईरानी सूबे हरमुज़गान के मशरक़ी इलाकों उसके अलावा भी बहुत सी जगह हैं वहाँ बंदर अब्बास में भी धमाके हुए और अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो है वो रेडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया। और उधर आपको ये भी बता दें कि ईरानी सरकारी ख़बर एजेंसी का दावा है कि तेहरान मिनाब या बंदर अब्बास में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने भी ख़ित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि बहरीन में मौजूदा अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया है और कार्रवाई जो है वो जनूबी ईरान में अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। अमरीकी हमलों से सरीक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया और इसी तरह जॉर्डन में भी एक जो अमरीकी अड्डे हैं उनको जो हमले वहाँ किए गए। बहरीन का हमने जिक्र कर दिया है। अब समझ नहीं आ रही कि ये सीज़ फायर इसको कहें या क्या इसको कहना चाहिए बिकॉज़ अगर इसी तरह ही तसलसल चलता रहा तो ये वॉर जो है सिचुएशन वो एक्चुअल वॉर में बदल जाएगी, क्योंकि अभी फिर भी कुछ मोहतात हमलों के बाद ये रुक जाते हैं, ये दूसरे का रद्द अमल देखने के लिए दे जस्ट सी कि किधर जा रही है बात, लेकिन ये सीज़ फायर कहलाई जा सकती है सिचुएशन या नहीं। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। नकमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, एक सफ़ीर है, हमारे शो का भी हिस्सा रहती हैं। नकमाना साहिबा प्लीज़ डिफ़ाइन टू अस कि ये सीज़ फायर है, मतलब हम इसको सीज़ फायर क्यों कह रहे हैं और इनफैक्ट यही तो चीज़ें होती हैं जिनको रोकने के लिए सीज़ फायर कहा जाता है। और थोड़ी क्या सैकड़ों की तादाद में पिछले 100 दिनों में हमने देखा है कि ये सब कुछ हो रहा है, इसको क्या टर्म देंगी आप? सबसे पहले तो हुमा बहुत शुक्रिया। अब जो हमारी इंटरनल गर्मी की सिचुएशन है उससे हम इंटरनेशनल
पॉलिटिकल गर्म सिचुएशन की तरफ आ गए हैं। और आपने बिल्कुल कहा, सही कहा है कि सीज फायर का मतलब जो आम फहम मतलब निकलता है वो यही है कि भाई आपके कॉन्फ्लिक्ट रुक गया है और नेगोशिएशंस की तरफ बात जा रही है और इस फायर को परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाएगा। लेकिन इस जो अभी सिचुएशन हो रही है, आप इसको सीज फायर का ब्रेकडाउन तो नहीं कह सकते। ये तो नहीं कह सकते कि जी ऑल आउट जंग जो है दोबारा शुरू हो गई है। ये एस्केलेशन भी नहीं कह सकते। ये बेसिकली वायलेशंस ऑफ सीज फायर हैं। वो उस वक्त होती हैं जब सीज फायर होने के बाद जो अगले मराहिल होते हैं वो थोड़े से प्रोलॉन्ग हो जाए। उसमें फिर नेचुरली आपके और एलिमेंट्स अंदर आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मिसपरसेप्शंस भी हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात इस खास तौर पे अमेरिका और ईरान का जो मामला है उसमें आपको पता है कि एक तीसरा फरीक बहुत बड़ा जो है वो इजराइल का है। और इजराइल जो है कॉन्स्टेंटली सीज फायर की वायलेशंस कर रहा है, बल्कि उसने बंदी नहीं की थी लेबनान में। और ईरान का ये एक बड़ा क्लियर आस्क है कि जी सीज फायर का मतलब है सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स। तो अगर आप कहीं भी फिर उसमें वायलेट करेंगे तो फिर अभी कल उनका स्टेटमेंट था कि जी देन इट विल बी एन आई फॉर एन आई एंड यू नो सोल फॉर अ सोल। तो हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वी प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड। तो ये बेसिकली वायलेशंस हैं। और इस वक्त जिस मोड पे ये खड़े हुए हैं उसमें मेरे हिसाब से तो बहुत एक टेंस सिचुएशन है। और इस टेंस सिचुएशन को जितनी जल्दी नेगोशिएशन से रिजॉल्व कर लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, irrespective of whatever Donald Trump may say, जी हमने ये कर लिया, ये हमारी achievements हैं, the writing is on the wall कि अगर आपने दोबारा सारा मतलब sanctions भी हटानी है, ब्लॉकेट भी हटाना है, उसके बाद आपने वापस बेसिकली व्हाटएवर द एग्रीमेंट इज आपने JCPOA की तरफ ही वापस जाना है। तो नेचुरली लोग एक क्वेश्चन करेंगे उनका इंटरनली अमेरिका में, उनके सपोर्टर्स भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर जंग का फायदा क्या था। तो इस वक्त वेयर वी स्टैंड, वी क्या, हम अपने आप को क्या कहेंगे? हमने तो बड़ी कोशिश की और उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी कि क्या हमारी मीडिएटरी एफर्ट्स जो हैं क्या वो ओवरकिल हो गई हैं, ओवर यूज हो गई हैं, या देयर स्टिल समथिंग वी कैन डू? लेकिन उससे पहले ये बता दें, इज दिस नाउ और हैज़ ऑलवेज बिन द वॉर ऑफ द ईगोज़? क्योंकि लिटरली अब लगता है ये ईगो की बात आ गई है कि हर किसी ने अपने घर पे ये बताना है कि जी हम जीते, हम फातिहाना इस जंग से निकले हैं। ईरान नेचुरली अपनी साइड को यही बताना चाहेगी अपने लोगों को। ट्रंप साहब तो हर स्टेटमेंट में यही कहते हैं ऑलरेडी कि हम जीत चुके हैं। अगर आप जीत चुके थे तो ये हो क्या रहा है फिर? देखिए, जैसे हुमा, एक जब आप कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो आप सारा कैलकुलेट करते हैं कि जी हम दिस इज एन अपॉर्चुन टाइम, इस वक्त हम इस स्ट्रेटजी की और के तहत अटैक करें तो इसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह देखें, जब जंग अपने पीक पे चली जाती है और उस पे पीक पे जाने के बाद फिर बात होती है सीज फायर की और नेगोशिएशंस के तरफ जाने की, तो उसका भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। देखिए, एक अपॉर्चुन टाइम चाहिए होता है। और अगर वो मोमेंट, आपने बहुत ठीक कहा कि वो ईगोस की नजर हो जाए तो चीजें फिर काउंटर प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती हैं दोनों साइडों पे। ईरान के लिए भी बहुत लंबी जंग जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी। उनके भी मसाइल हैं जिन पे पूरा एक प्रोग्राम अलग से हो सकता है, बट थिंग्स आर नॉट दैट गुड एज फार एज पीपल आर कंसर्न। लोग इकोनॉमी उनकी बहुत वीक हो रही है, लोग उनकी यूथ को नौकरियां नहीं मिल रही, देयर आर प्रॉब्लम्स। इसी तरह अमेरिका का तो आप डेस्परेशन देख लें ट्रंप साहब की, कि अभी पिछले दिनों आपकी तो ज्यादा नजर होती है हर खबर पे कि नेतन्याहू साहब से उनकी तलखी भी हुई है, उनको उन्होंने वार्निंग भी दी है। यहाँ तक हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नेतन्याहू की वाइफ को इन्वॉल्व किया है और उनके थ्रू कहा है कि जी आप नेतन्याहू साहब को कहें कि जो लेबनान में इन्होंने शुरू किया हुआ है इसको बंद करें। और यहाँ तक कि जी अभी मैंने रात को ही सुना था, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, कि उन्होंने अभी
भी नेतन्याहू को कहा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक हो तो आप रिस्पॉन्ड न करें। और यहाँ तक उन्होंने उनकी नेतन्याहू की वाइफ को कहा है कि जी आप अगर इलेक्शन हार गए तो आपको इजराइल में रहना तो मुश्किल है, आपको पॉलिटिकल असाइलम चाहिए होगा। वी विल बी हैप्पी टू गिव यू पॉलिटिकल असाइलम, लेकिन अगर नेतन्याहू साहब ने अपनी हरकतों पे काबू नहीं किया और लेबनान में जो वो कर रहे हैं उससे वो पीछे नहीं हटे तो हम आपके एसेट्स फ्रीज कर देंगे। सो थिंग्स देखिए ट्रंप के लिए इस वक्त बहुत ये 3 महीने पहले नगमाना साहब यू आर वेरी राइट, ये कुछ महीने पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये अमेरिका इस किस्म की ओपन थ्रेट्स इजराइल को दे रहा हो कि टू कंटेन योर सेल्फ, होल्ड योर हॉर्सेस अ लिटिल बिट, बहुत कर लिया। और जो नेगेटिविटी है अगेंस्ट इजराइल जो कि हमेशा से थोड़ी बहुत तो थी, अब बड़ी फुल ऑन वर्ल्ड स्पेक्ट्रम जो है वो चेंज होता जा रहा है। यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। I just wanted to add one more thing जी कि देखें इसका हल भी सिर्फ यही है कि बहुत सख्ती के साथ ट्रंप साहब कहेंगे जी ठीक है, we have lost our image, we've lost our credibility, हमने पैसा भी बहुत वो कर दिया, बेसिकली जंग हार भी हम गए हैं, और अगर आप अभी नहीं बाज आते तो ठीक है, हम तो एग्रीमेंट करके निकल रहे हैं, फिर आप खुद ही समझ। सो आई थिंक 2 दिन में पता चल जाएगा अगर सपोर्ट अमेरिका की इजराइल से हटा दी जाए तो। तो अब देखना ये है कि उस नौबत तक बात आती है या नहीं। ये वैसे बाय द वे नगमाना साहब बड़ा डेंजरस सिनारियो जो है ये आपने खींचा है कि अमेरिका हट जाए बीच में से, क्योंकि इजराइल को अगर कोई कंटेन कर सकता है तो वो भी अमेरिका ही है, वरना इजराइल इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अब जरा इस बात पे आ जाते हैं, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। पाकिस्तान का रोल इस वक्त वे डू वी स्टैंड? पाकिस्तान ने मतलब ज़ोर लगा के सिंसेरिटी के साथ जंग के दौरान दोनों को रुकवा के बिठाना, बट ये हमारे लिए इतना ही क्या काफ़ी है कि हमने वो सीज़ फायर करा दी, जो कि सीज़ फायर भी इस वक्त की डेफिनेशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस द करंट सीज़ फायर। सो दैट इज़ हाउ फार वी कुड गो, या इससे ज़्यादा हमारी भी कोई से नहीं है? आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज करते है कि जी दी ओनली मीडिएटर इज पाकिस्तान, ठीक है ना, बाकी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो मिडिल पास्ट है, चाइना है और कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की, ये सपोर्ट उसको कर रहे हैं, कतर सपोर्ट कर रहे हैं, बट द मीडिएटर इज ओनली एंड ओनली पाकिस्तान। दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि इस तरह 3 महीने में ये समझना कि जी हमने शायद ओवरकिल कर दिया और ये सारा कुछ खत्म हो गया है, देखिए इस तरह की चीजों में बहुत वक्त बाज़ लग जाता है, और हम यही इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब मोमेंट आ गया है कि किसी तरह आप एग्रीमेंट पे आ जाएं, क्योंकि अब डिमिनिशिंग डिविडेंड्स आने शुरू हो गए दोनों तरफ के लिए इस वॉर के। इसीलिए आप देखिए कि अभी भी 2 दिन पहले भी मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट का पैगाम लेके गए थे, और आई डोंट नो, उन्होंने खबर तो यही थी कि वो सुप्रीम लीडर को भी मिलेंगे। तो हमारी कोशिशें तो जारी हैं, और जो भी बातचीत है वो पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है, तो उसको तो हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ रिकग्नाइज्ड रूट और रोल हमारा है, और जिसको दुनिया अप्रिशिएट भी कर रही है। इसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस दिखानी चाहिए, और हमें ये नहीं नैरेटिव शुरू करना चाहिए खास तौर पे मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान फेल हो गया है, या पाकिस्तान की वो जो नेगोशिएटिंग कैपेबिलिटी है, मीडिएशन की कैपेबिलिटी है, वो जीरो सम गेम है। इस तरह नेगोशिएशंस में और इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ एनीबडी फ्रॉम अमेरिका टू ईरान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि मीडिएटर इस दफा जिसको कंप्लीट ट्रस्ट है सारी दुनिया का, वो इस वक्त पाकिस्तानी है, और अल्टीमेटली कोई एग्रीमेंट होगा तो पाकिस्तान के थ्रू ही। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा फॉर योर एनालिसिस। इट इज़ अ वेरी अजीबो गरीब जिसको कहते हैं सिचुएशन टू मेक एनी सेंस ऑफ, ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट कम आउट फ्रॉम द अमेरिकन कैंप एटलीस्ट, क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है, बल्कि जहां ट्रंप साहब ने कहा था, दैन दैट वाज 8 जून, आज हम 10 को बैठे हैं, 2 दिन पुरानी बात है, जहां ट्रंप साहब ये कह रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप के, हम बहुत ही करीब हैं किसी सेटलमेंट के, लेकिन उन्हीं के कैंप के और लोग
लोग इर्द गिर्द जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं जी सीज़ फायर की और एक्सटेंशन होगी। तो सेटलमेंट पीस डील एक और चीज़ होती है, सीज़ फायर को एक्सटेंड करना एक और चीज़ होती है, और फिर वो सीज़ फायर भी वो होना जो इस वक्त है, विच हैज़ कम्प्लीटली डिफाइड ऑल डेफिनेशन एंड नॉर्म्स ऑफ सीज़ फायर। लेकिन चल रहे हैं, इसी तरह चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का रोल हमेशा से बीच में बड़ा पॉजिटिव रहा है, और जिस तरह नकमाना साहिबा भी कह रही थी, दिस इज़ रियली द ओनली कंट्री which both the parties are willing to talk to, और पाकिस्तान के थ्रू ही बातें हो रही हैं। We are still going to try to do our best। अच्छा जी, लेट्स कम बैक टू आवर ओन कंट्री नाउ। और इधर भी आपको बताएं, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में आम तौर पर वही जमात फाते रहती है जिसकी वफाक में हुकूमत हो, लेकिन नून लीग इंतखाबात हार गई, और माजी के तरक्याती कामों, मोटरवेज़ की तामीर और जो परफॉर्मेंस का बयानिया जो बनाते रहे हैं वो नहीं चल पाया, और बज़ाहिर सियासी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ का दौरा भी कोई मोजज़ा जो है ना वो नहीं दिखा पाया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अब सर पर खड़े हैं, और मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत के लिए एक नया इम्तिहान है, एक नया चैलेंज है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम की क़यादत करने वाले लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का दावा है कि नून लीग को ऐसी भी शिकस्त नहीं हुई जैसा कहा जा रहा है। तो शिकस्त तो हो गई है, लेकिन कोई इतनी बिग डील नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर्स पर खड़ी हैं, और साथ ही उन्होंने एतराफ़ किया कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का तंजीमी ढांचा पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कमज़ोर था। तो चलें ठीक है, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया और रीजनिंग में ये दी। पीपल्स पार्टी को उनकी मरकज़ी क़यादत की जानिब से बेपनाह अखराजात फराहम किए गए, और उन्हें पैसे की कोई फ़िक्र नहीं थी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने तस्लीम किया कि पार्टी में ग्रुपिंग और बढ़ती महंगाई भी इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज हुई है। दीज ऑलवेज हैव इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स। सियासी हलकों में आम ख्याल यही था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून की साख को मजबूत बना सकती है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इसकी झलक दिखाई नहीं दी, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी हिकमत अमली के नए सिरे से जायज़ा लेना पड़ेगा उन्हें, कि वोटर्स एक्चुअली क्या चाहते हैं और उनको किस तरह वो प्रोवाइड किया जा सकता है, बिकॉज ओनली दैट विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स। अब वोटर्स पंजाब हुकूमत को नहीं, वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ को ज़्यादा सामने रखते हैं, लगता है सही है। लेट्स टॉक अबाउट इट। और हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर है। राना साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में रिवायात के बरक्स एक ऐसी जमात हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई है कि जो इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार नहीं है, विच इज़ जैसा हमने रिसेंट पास्ट में ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो क्या आपके लिए और आपकी जमात के लिए ये सरप्राइजिंग था ऐसा होना? क्या वजूहात समझी हैं आपने इस परफॉर्मेंस की? देखिए, रवायत जो भी हो, लेकिन हमारे पेश नज़र और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र ये बात ज़्यादा अहमियत की हामिल थी कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन जो है वो क्रेडिबल हों, फ्री हो, फेयर हों, और जो लोग वहाँ पे जो है वो अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें, उसके मुताबिक जो है वो उन्हें जो है वो मुंतखब अपने नुमाइंदा मुंतखब करने की जो है वो पूरी तरह से आज़ादी हो। तो इसमें जो है वो बड़ा क्रेडिबल इलेक्शन हुआ है, बड़ी पुरअमन और बड़े भरपूर तरीके से जो है वो भरपूर सियासी सरगर्मियों से वहाँ पे जो है इलेक्शन कैंपेन हुई है। तो इसलिए हम मुतमईन हैं इसके ऊपर कि एक अच्छा इलेक्शन हुआ है। हमारे लोगों ने जो है वो बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है वो सामने आई है। 6 हमारे जो है वो निशान पे, शेर के निशान पे जो है वो 6 लोग मुंतखब हुए हैं। 2 ऐसे आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं जिनको हमने जो है वो सपोर्ट किया था, तो ये 8 का फिगर बनता है। और 3 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम फ़र्क से जो है वो हम हारे हैं। अब ये तो एक लक है ना, 100 का फ़र्क क्या फ़र्क होता है। तो इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अपना भरपूर इलेक्शन लड़ा है, और लोगों ने भी जो है वो हमारे बयानिए को
पूरी तरह से जो है वो एक्सेप्ट किया है। हो जाता है बाज़ बात के आपके वोट जो है वो जो सीटों में जो है वो उस तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होते। अब जब ये वोट जितने वहाँ पे कास्ट हुए हैं और किस जमात को कितने वोट कास्ट हुए हैं, तो उसमें आप जब देखेंगे तो PMLN की जो है वो कारकर्दगी भी और लोगों की PMLN से जो है वो मोहब्बत भी और जो है वो सपोर्ट भी जो है वो आपके सामने आएगी। वेल वोट तो राना साहब मतलब 200 150 वोट भी किसी के ज़्यादा हों तो जीतता तो वो ही है ना, क्योंकि ज़्यादा तो ज़्यादा ही होता है। ये बताएं, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम कारकर्दगी और डेवलपमेंट के बयानिए पर चलाई ये सारी इंतखाबात, लेकिन पंजाब को बतौर मॉडल पेश किया जाता रहा। इट डिड नॉट ट्रांसलेट वेल विद द पीपल। जाहिर है कि वोटर्स ने इस बयानिए को उस अंदाज में नहीं सराहा जैसी कि ऑब्वियसली आपको उम्मीद होगी। तो परफॉर्मेंस के बयानिए को लिफ्ट ना कराया जाना पार्टी के लिए बाइसे तशवीश तो डेफिनेटली होगा। अब कश्मीर इलेक्शन में क्या लेकर जाएंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखें, ये दोनों आपने जो मफरूज़े कायम किए हैं, एक तो आपने ये कहा पहले कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरसे इक़्तिदार नहीं है मरकज़ में, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शामिल है। और दूसरी जो आपने बात की कि लोगों ने उस तरह से हमायत नहीं की। मैंने आपको सीटों का एनालिसिस करके बताया है, तो उससे ये साबित होता है कि लोगों ने उसी तरह से ही इन्हिसार किया है। 8 और 10 में क्या फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि जो सीटें हम हारे हैं वहाँ पे भी मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया कि 2-3 सीटें ऐसी हैं कि जो हम 100 से भी कम जो है वो वोटों से जो है वो हारे हैं। तो इसलिए अवाम ने भरपूर जो है वो पजीराई दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने भी, और जो है वो कारकुनों ने जो है वो भरपूर तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है। और ये बात बड़ी बाइसे इत्मीनान है कि एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसके ऊपर तमाम पार्टिसिपेंट ने जो है वो इत्मीनान का इज़हार किया है, और एक क्रेडिबल फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के और वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसकी निगरानी में जो है वो अंजाम पाए हैं। राना साहब चलें ठीक है, अब बताएं कि अब इलेक्शन ऑब्वियसली हो गए हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह की ये राय है कि पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद मॉडल पर सपोर्ट किया जाना चाहिए, यानी हुकूमती इत्तेहादी रहें लेकिन वजारतें जो हैं वो ना लें। तो आपकी नज़र में यही मुनासिब होगा मॉडल? कैसा आपको लग रहा है, या फिर कम अज़ कम गवर्नर तो अपना लगवाना चाहिए? देखिए, इस बारे में कल बजट तजावीज़ से मुतल्लक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान मीटिंग थी। तो वहाँ पे ये इलेक्शंस के हवाले से भी बातें होती रही हैं। तो इस बारे में अभी PMLN की लीडरशिप ने कोई फ़ैसला नहीं किया। तो हो सकता है कि जो मॉडल जिस मॉडल की आपने बात की है तो इस पे भी सोचा जा सकता है, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे एक मज़बूत हुकूमत जो है वो उसका वो बनने में कामयाब होगी। और वैसे भी एक पसमानदा इलाका है और वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर जो है वो बेहतर अंदाज से डेवलपमेंट हो जाए, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी हमेशा ये जो है वो सोच भी रही है, कोशिश भी रही है, तो पूरी दुनिया का टूरिज़म जो है वो वहाँ पे आ सकता है। तो वहाँ पे जो है वो बातें जो है वो मिल के आइंदा जो 3-5 साल हैं वो गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो भरपूर मेहनत करें और उसे एक ऐसे ख़ित्ते में तब्दील कर दें कि पूरी दुनिया का टूरिज़म वहाँ पे आए, और जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और गिलगित बल्तिस्तान भी जो है वो एक तरक्की की मंजिल जो है वो तय करें। चलें, दैट रिमेन्स टू बी सीन वहाँ क्या होगा। राना साहब, आप हमारे साथ हैं, तो ज़रा कोई इंसाइट दे दें कि इस्लामाबाद में खबरें या चलें अफवाहें गर्दिश में हैं कि बजट वगैरह के बाद वज़ीर आज़म काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल करने का सोच रहे हैं, कुछ चेंजेस आएंगे। अगर ऐसा होने वाला है तो एक तो आप हमें बता दें, और दूसरा इसकी क्या वजह है? देखें, अफवाहें तो इसी तरह से जो है वो उड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो कोई ऐसी जो है वो
बात नहीं है, लेकिन बहरहाल काबीना में रद्दबदल करना जो है वो वज़ीर आज़म का जो है वो प्रोगेटिव है। वो जब भी चाहें, बड़े पैमाने पे चाहें, छोटे पैमाने पे चाहें, वो कर सकते हैं। और उनका इरादा भी है कि वो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो महकमों में भी और कैबिनेट में भी जो है वो तब्दीली करें। लेकिन ये बड़ा पैमाना और इस किस्म की अफवाहें जो है वो इनमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, फिलहाल आप कह रहे हैं कोई हकीकत नहीं है। ऑफ कोर्स वज़ीर आज़म चाहें तो वो कर भी सकते हैं, ऐसा भी कोई मसला नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह हमारे साथ थे। अच्छा, अब ज़रा ये सुने, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ जारी है और इंग्लैंड पहला टेस्ट भी अपने नाम कर चुका है, लेकिन इंग्लैंड को एक बड़ा झटका लगने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के ख़िलाफ़ नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन ले सकता है। बेन स्टोक्स पीर के सुबह एक नाइट क्लब में देखे गए थे और सीरीज़ के दौरान खिलाड़ियों को इस तरह की सरगर्मियां जो है ना वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड क्रिकेटर्स की नाइट क्लब में मौजूदगी से मुतालिक मज़ीद मालूमात जो है वो जमा कर रहे हैं और दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। क्रिकेट रेगुलेटर को भी इस मामले से आगाह कर दिया गया है और इस नए तनाज़े के बाद टीम के माहौल और इंतज़ामी मामलात पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। और बाज़ क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक आपको ये भी बताएं, इल्ज़ामात साबित होने पर बेन स्टोक्स की दूसरे टेस्ट में शिरकत जो है वो मशकूक हो सकती है और शायद उनको बैन कर दिया जाए उसमें पार्टिसिपेट करने से। और ये भी मुमकिन है कि इन पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मज़ीद मैचेस की पाबंदी जो है वो भी लग जाए। दे टेक इट रियली सीरियसली। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही ज़्यादा हसास है और चाहे कप्तान ही क्यों ना हो, जो खिलाड़ी भी रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करेगा सज़ा से बच नहीं सकता बकौल उनके। लेट्स फाइंड आउट कि एक्चुअली हुआ क्या था। मुर्तज़ा अली शाह, चीफ जियो न्यूज़ लंदन से इन्होंने हमें ज्वाइन किया। मुर्तज़ा, हुआ क्या था, मतलब व्हाट्स द बैकग्राउंड स्टोरी? ये हमें बताएं कि मैच तो ख़त्म हो चुका था, इंग्लैंड जीत चुका था, उसके बाद प्लेयर्स की ऐसी क्या एक्टिविटी थी जिस पर एक्शन लिया जा रहा है? जी, ये मैच इंग्लैंड तो जीत चुका था, लेकिन इस मैच की जो जीत हुई है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसके बाद कर्फ्यू था। बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं और जो गुस एटकिंसन हैं जो अगेन लीड प्लेयर थे, इन दोनों ने जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो जीत है उसमें की रोल इन्होंने प्ले किया। लेकिन उस वक्त इनके ऊपर कर्फ्यू था और कर्फ्यू की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो मैच जीतने के बाद शाम को 8:30-9 बजे वो रिपोर्ट करते और पूरा रात वो अंदर ठहरते, वो बाहर उनको होना ही नहीं चाहिए था। लिहाजा सबसे पहले जो इंग्लैंड एंड वेल्स के क्रिकेट बोर्ड के जो रूल्स हैं उसकी उन्होंने वायलेशन की है, उसकी ब्रीच की है, उस प्रोटोकॉल को तोड़कर। और उसके बाद अगर तो जो वाक़या पेश आया जो चेल्सी लंदन की एक बार है, उसमें अगर वो वाक़या पेश ना आता तो शायद उनके लिए मसला ना बनता इस तरह की, इसलिए कि वो पता ये चला कि इंग्लिश जो ECB है, इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है, उसके जो सिक्योरिटी के एक ऑफिसर है वो भी उनके साथ मौजूद थे वहाँ पे जब वहाँ पर लड़ाई हुई। और हुआ ये कि जब वो उस बार में गए चेल्सी की एक बार में, तो वहाँ पर बेन स्टोक्स और जो गुस एटकिंसन है, वहाँ पर एक जो रग्बी का एक प्लेयर था, उसने एक्चुअली जो बेन स्टोक्स है उसके ऊपर हमला किया और उनको बचाने के लिए जब उनका सिक्योरिटी गार्ड आ गया है उसने सिक्योरिटी गार्ड को मारा, जिसके बाद उनको सीरियस इंजरीज़ भी उसकी हुई और जहाँ से ये मामला मीडिया में आया और अब जो इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है वो उसको एक्शन ले रहा है। लेकिन जो बुनियादी बात यहाँ पर यह है कि जो ECB के जो रूल्स हैं और ख़ास तौर पर ये रूल्स उस वक्त आए थे जब जो कुछ अर्सा कबल ये ख़बरें आई थी कि जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है इसके अंदर ड्रिंकिंग का या शराब पीने का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये कि उस कल्चर को कम करने की ज़रूरत है। और ये कि इंग्लिश टीम की वो वाली परफॉर्मेंस, वो वाला डिसिप्लिन जिसकी वजह से ये टीम जानी जाती थी वो अब नहीं रहा। ये बहुत बड़ा सेटबैक है बेन स्टोक्स के लिए और उनके साथ जो दूसरे प्लेयर थे उनके लिए। इंटरेस्टिंग, बड़ा फिल्मी किस्म का सीन लग रहा है और ख़ासतौर पे आपका ये कहना कि अगर वहाँ वो लड़ाई ना होती तो शायद इतनी बड़ी ये बात ना बनती। मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन की इस खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई भी हो सकती है और सख्त तरीन का मतलब ये है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी को भी ख़तरा हो सकता है। जो ECB है उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले को देख रहे हैं और ये कि उनको जो बेन स्टोक्स और गुस एटकिंसन है वो उसका जो बिहेवियर उनका रहा है, उस क्लब में जाना, कर्फ्यू का तोड़ना, उसको वो
देख रहे हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बेन स्टोक्स हैं, जो कि एक ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, वो ही अपने प्लेयर्स को ये कह रहे थे कि उनको डिसिप्लिन को फॉलो करना, उनको डिसिप्लिन के अंदर रहना है, और ये कि जब तक टीम डिसिप्लिन नहीं दिखाएगी वो कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन इस मामले में लगा ये है कि जो लोग दूसरों को तरगीब दे रहे थे कि वो कैसे एज अ प्रोफेशनल प्लेयर अपने आप को कंडक्ट करें, उन्होंने ही इस रूल को, बहुत बुनियादी रूल है, उसको तोड़ा है। और अब यहाँ पर अब बेन स्टोक्स का यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए कि जो करंट जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ चल रही है उसमें अगर उनको रिटेन किया जाता है एज अ कैप्टन, जो कि अगला मैच होने जा रहा है चंद दिनों में, बल्कि अब से बाद चंद घंटों में, अगर उनको रिटेन किया जाता है तो ये टीम के लिए डिमोरलाइजिंग है कि एक बंदा क्लब में सुबह के वक्त रात को गया है और ड्रिंकिंग की और सुबह जाकर लड़ाई कर दी, एक बंदा ज़ख्मी हो गया और वो बात सामने आ गई, उसको अगर वो दोबारा खिलाते हैं तो उनके लिए, टीम के लिए ये बहुत एक बड़ी नुकसानदेह बात होगी। लिहाजा जो यहाँ पर मीडिया का एनालिसिस यही है कि अब बेन स्टोक्स को या तो सैक किया जाएगा या वो ख़ुद रिज़ाइन करें, एटलीस्ट ये वाला जो सीज़न चल रहा है उसमें वो पीछे हो जाएँ, 5-6 महीने जो बेंचेस पे बैठे और उसके बाद वो बाहर आ जाएँ। लिहाजा जो अंदाज़ा ये है कि इस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सीरियस इसके ऊपर क्रैकडाउन करना। लेकिन एक और मसला उनके लिए ये भी है कि जो वाइस कैप्टन है, जो उनके रिप्लेसमेंट आएंगे, उनको भी एक्चुअली डिसिप्लिन और ड्रिंकिंग के इशू पर इससे पहले एक दफ़ा उनको फ़ाइन भी हो चुका है। अच्छा, यानी पहले भी ये होता रहा है एंड दिस इज़ टेकिंग इट वेरी सीरियसली, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच, आपने पूरा हमें डिटेल दी। मतलब कप्तान इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप बेसिकली, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। अगर वो ही खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है डिसिप्लिन की, तो वो क्या मैसेज बाकी टीम को दे रहा है? एंड एक्चुअली टू बैन हिम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मैचेस, या फिर वो आपने जिस तरह कहा कि उनको शायद खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, दीज आर सीरियस रेपरकशंस। और ये तो किसी भी टीम में, किसी भी स्पोर्ट में ज़ीरो टॉलरेंस होती है ऐसी चीज़ों की। तो येस, लेट्स सी कि एक्चुअली आगे होता क्या है। अल्लाह, लगता है हर मिनट गुजरने के साथ ना गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो हम अकेले क्यों सफ़र करें, हम सारे मिल के सफ़र करेंगे। और अभी हम बहुत ही गर्म जगह पे आपको लेके जा रहे हैं, जो कि है नवाब शाह। और अनवर शेख हमें वहाँ से बता रहे हैं कि क्या हालात हैं। क्या हालात हैं भाई, हमें पता ही है वैसे तो। ओवर टू यू अनवर। नवाब शाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली गर्मी दिन ढले तक जारी रहती है। जिस्म पसीने से शराबूर है, लू चल रही है, जिसकी वजह से कारोबारी सेंटरों में सन्नाटा है और सड़कों पर भी ट्रैफिक कम है। लोग गर्मी की शिद्दत और हिद्दत को कम करने के लिए शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पी रहे हैं, और इसके अलावा ये कि पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जबकि गर्मी से बचने के लिए लोग छायादार दरख्तों के तले बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि एक तो शदीद गर्मी है, दूसरी हैस्को की हशर सामानियाँ भी जारी हैं। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बिजली ना होने से उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सके। कभी कभार, बहुत शुक्रिया अनवर शेख। अच्छा, कभी कभार गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप म्यूट पे भी देख रहे हो ना, कि कुछ लोकेशंस जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको टीवी की स्क्रीन से पता चल जाएगा दैट इट्स बर्निंग। अच्छी बात यहाँ ये थी कि लोग जो है वो अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और बाय द वे, मैंने यहाँ कराची में मतलब कि कमाल का वैसे ये कराची शहर भी है कि चैरिटी तो लोग इस तरह करते हैं कि थिंग्स दैट यू वुडंट इवन थिंक अबाउट एंड देन यू सी पीपल डूइंग दैट। जैसे कि ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस सिग्नल वगैरह पे जब गाड़ी रुकती है तो हमें और गाड़ियाँ नज़र आती हैं जिनमें से ठंडी पानी की बोतलें या फिर कोई रूह अफ़ज़ा टाइप चीज़ें बनाई हुई लोग बांट रहे होते हैं जस्ट टू द जनरल पब्लिक। मतलब ये एक उन्होंने एक अपना बना ही लिया, एक प्रैक्टिस बना लिया आजकल की कि एक ठंडी बोतलें साथ लेके निकलें घर से, और जहाँ जहाँ कोई लोग नज़र आए आपको जो लगता है आपको उनको ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत होगी इस वक्त हाइड्रेशन की, तो उनको वो पानी हाथ में पकड़ा देते हैं बस कुछ कहे बगैर, विच इज़ अमेजिंग। अच्छा, जाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें कि एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहबजादा फरहान को सौंप दी गई है, और ये आज की ताज़ा खबर है। PCB ने एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और फरहान टीम की क़यादत करेंगे, और आकिफ जावेद, अली रज़ा, माज सदाकत और साद मसूद पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने के मुंतज़र हैं और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, ये होगा, आपको बता दें, 24 सितंबर से जापान के शहर है आइची
वहाँ शुरू होंगे एशियन गेम्स। ओके देर वी टोल्ड यू। अब जाएं जल्दी से, ठंडे हो, बाहर एम ही ना निकलें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, छतरी खरीद लें अगर नहीं है, बिकॉज छतरी के बगैर बाहर जाना इट शुड बी बैंड। ओके सी यू टुमारो, खुदा हाफिज़।